Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Financial Statements of Company. लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिखे गए उनकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 तक करवा दिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 कराने जा रही हूँ। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेना। Under which major subheading will the following item be placed in the balance sheet of a company as per schedule third part 1 of the Companies Act 2013? ये कौन से मेजर हेडिंग्स हैं जो हमारे सब हेडिंग्स पूछे इन्होंने, ये आइटम्स को शो करना है। पर मैं आपको क्या करती हूँ, सब हेडिंग के साथ बेटा हेडिंग भी करवा ही देती हूँ। ठीक है, तो बनाइए जरा, कॉलम बनाओ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16। वैसे तो इन्होंने खाली सब हेडिंग पूछे, पर अब मैं आपको दोनों ही करवा रही हूँ, हेड भी करा रही हूँ, सब हेड भी। लिखिए आइटम्स, एक तरफ लिखिए हेड्स, अगली तरफ सब हेड्स। ठीक है, ये सब हेडिंग्स। सबसे पहले हम नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 क्या कहा गया है? कैपिटल रिजर्व। यहां पर आप चाहे सीरियल नंबर बना लीजिए, सीरियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखना है नंबर 1 कैपिटल रिजर्व। आपको पता है कैपिटल रिजर्व जो है किसका पार्ट है? शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। मतलब इसका हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड। और सब हेडिंग है इसका रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है बेटा, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ हमें। देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड पॉइंट दे रखा है बच्चे, बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनी। जो कंपनी बॉन्ड्स इशू कर रही है, जिस तरह डिबेंचर इशू करती कंपनी, उसी तरह बॉन्ड्स भी इशू करती है। तो बॉन्ड्स जो है कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी है। लिख लीजिए नंबर 2 बॉन्ड्स नॉन करंट लायबिलिटीज का हेड है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इसका सब हेड है। नॉन करंट लायबिलिटी हेड है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। उसके बाद बेटा नंबर 3 लोन पेबल ऑन डिमांड। जो कंपनी ने लोन लिया है जो रीपेबल ऑन डिमांड है, यानी कि वह शॉर्ट टर्म होगा, रीपेबल ऑन डिमांड। जो कंपनी का जो जिस बंदे ने उसको दिया है, लोन दिया है, वो क्या कर रहा है? वो पैसे मांग सकता है कंपनी से, रीपेबल ऑन डिमांड। तो ये कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी है और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का पार्ट है। ये कंपनी की करंट लायबिलिटीज है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। ये कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया हुआ है, तभी पेबल ऑन डिमांड है कि जब वो मांगेगा, जिसने पेमेंट दी है, कंपनी को लोन दिया है, वो कंपनी को वापस करना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट टर्म हो गया बोरिंग्स। उसके बाद नंबर 4 है व्हीकल्स। व्हीकल जैसे कोई हमारे पास क्या है? मोटर व्हीकल है, मोटर कार है। तो ये वाली क्या है? एसेट है। कौन सी वाली एसेट है? व्हीकल नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। और ये कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, सॉरी टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल वो होती है जिसको देख सकते हो, छू सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल। गुडविल कंपनी की नॉन करंट एसेट है, गुडविल नॉन करंट एसेट। और कंपनी की फिक्स एसेट है। कौन सी एसेट है? फिक्स्ड एसेट। और कौन सी? इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम लूज टूल्स की। लूज टूल्स क्या होते हैं? जैसे
कंपनी के पास पेचकस है, हथौड़ी है, कैंची है, रेंच है, पेच है और नेल मतलब कील है कंपनी के पास। तो ये सारे लूज टूल्स हैं, खुले औजार इसको कहते हैं। तो ये कंपनी की करंट एसेट है और करंट एसेट्स है और ये इन्वेंट्रीज का के अंदर आती है। इन्वेंट्री जो इसका सब हेड है, इन्वेंट्रीज। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट करेंगे। इसके लिए भी आप क्या बना लो बेटा, कॉलम्स बना लीजिए। सबसे पहले कॉलम आइटम्स आ जाएगी, ठीक है, सीरियल नंबर, आइटम्स, हेड से सब हेड, ठीक है। तो यही वाले कॉलम बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सीरियल नंबर, आइटम्स, हेड से सब हेड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 17 का ए पार्ट है, आप समझ लेना। पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर नहीं कहा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या कहा है, तो लिख लीजिए नंबर 1 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी की नॉन करंट एसेट है और कौन सी एसेट है ये, फिक्स एसेट, टेंजिबल। लिख लीजिए नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, इनटेंजिबल एसेट। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो तभी हमें दिखेगा ना जब हम इसको उसमें कंप्यूटर में डाल के चलाएंगे, अदरवाइज तो वो हमारे लिए इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है। उसके बाद करते हैं बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कंपनी की करंट एसेट है, ठीक है। बिल रिसीवेबल कंपनी की करंट एसेट है और इसका सब हेड क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स। क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें आती हैं, एक डेटर्स आते हैं और एक बिल रिसीवेबल्स आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट ड्यू, अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर। अक्रूड मतलब कि आउटस्टैंडिंग है ये हमारा, ड्यू हो गया, इसका टाइम पीरियड आ गया पे करने का डिबेंचर होल्डर को। तो लिख लीजिए नंबर 3 इंटरेस्ट accrued and due on debenture। ड्यू हो गया, इसका टाइम पीरियड आ गया पे करने का। तो कंपनी की कौन सी लायबिलिटी है, कंपनी की ये करंट लायबिलिटी है। आप लिख लीजिए कंपनी की ये करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी है और ये कहाँ आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट अक्रूड और इन्वेस्टमेंट। जो अभी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलना बाकी है, इसका हम कौन सा इंटरेस्ट कहेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट कहेंगे। लिखिए नंबर 4 इंटरेस्ट ACCRUED और इन्वेस्टमेंट जो अभी मिलना बाकी है। जो मिलना बाकी है ये हमारी करंट एसेट है, ठीक है, करंट एसेट है और ये किसमें आएगा, अदर करंट एसेट में। यहां पर देना बाकी था ये इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को, तो ये करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी है। यहाँ इन्वेस्टमेंट पर मिलना बाकी है, एक्रूड इंटरेस्ट रिसीव होना बाकी है, ये करंट एसेट है, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग है एक्चुअल में और ये एक्रूड है, मीन्स की जो मिलना बाकी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कॉलिंग एरियर्स। अब आप बताओ कॉलिंग एरियर क्या होता है कि जब कंपनी कॉल करती है अपने शेयर होल्डर से तो वो अभी नहीं दे पाते, बकाया खड़ा है अभी पेंडिंग, कि अभी नहीं वो दे पा रहे, तो आप इसको कॉलिंग एरियर्स कहते हो।
तो कॉलिंग एरिड आपको याद होगा, जब आपने कंपनी की बैलेंस शीट बनाई थी तो हम क्या करते थे, ये डिडक्ट होता है, लिख लीजिए, डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, कौन सा इसका हेड है, अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में हम क्या करते हैं, जो हमारी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप क्यों कहा जाता है, क्योंकि कॉलिंग एरियर अभी बकाया खड़ा है, उस बंदे ने हमें नहीं दिया, तो ये डिडक्ट हो जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से बट नॉट फुल्ली पेड अप में से। सब हेड इसका क्या, जो हेडिंग है इसका क्या है बेटा, शेयर होल्डर फंड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो है आप 17B करोगे, उसमें भी यही कॉलम्स बनाने हैं आपने। सीरियल नंबर बना लीजिए पहले, फिर बना लीजिए आइटम्स का, फिर बना लीजिए हेड्स का, फिर बनाइए सब हेड का। लिखो 17 का B, सीरियल नंबर, आइटम्स, फिर हेड्स, फिर सब हेड। ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अंडर व्हाट हेडिंग विल यू शो द फॉलोइंग आइटम इन द कंप्लीट बैलेंस शीट, की कौन सी हेडिंग हम इसको शो करते हैं। सब हेडिंग तो नहीं पूछा, पर मैं आपको फिर भी दोनों चीजें करवा देती हूँ। सबसे पहले लिखिए नंबर 1 ऑथोराइज्ड कैपिटल। नंबर 1 ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी के रजिस्टर्ड कैपिटल होती है। कंपनी को पूरी लाइफ टाइम में वो अथॉरिटी मिल गई है कि वो कंपनी अपने शेयर जो है इशू कर सकती है, और कंपनी कभी भी एकदम से सारा पैसा नहीं मंगवाती, जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे मंगवाती है। तो इसका आंसर लिखिए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड अंडर शेयर कैपिटल, अंडर शेयर कैपिटल to be shown only नोट्स टू कॉन्ट। आपको याद होगा ऑथराइज्ड कैपिटल कभी भी हम कहाँ नहीं दिखाते, कभी भी कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। शेयर होल्डर फंड अंडर शेयर कैपिटल टू बी शोन ओनली इन नोट्स टू अकाउंट्स। जब हम नोट्स बनाते हैं कि जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू शो द शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट, तो हम जब नोट्स टू अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट बनाते हैं, वहां पे नंबर 1 शेयर कैपिटल डालते हैं ना, तो ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं, वहां पर नोट्स टू अकाउंट में आती है। ये याद रखना, ये कभी भी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर ये वाली कैपिटल नहीं दिखाते, बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिखाते हैं। उसके बाद आता है नंबर 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आपने पहले भी किया हुआ है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कहाँ आता है बेटा, जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखते हैं उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो आप लिख लीजिए इसको शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड एडेड टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एडेड टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या हो जाता है, ये ऐड हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 कैपिटल रिजर्व। ये पॉइंट अभी आया भी था, कैपिटल रिजर्व लिख लीजिए, कैपिटल रिजर्व ये आता है बेटा शेयर होल्डर फंड में, और इसका सब हेड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर जो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड मीन्स उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी दी हुई है कंपनी ने, तो उसको सिक्योर्ड डिबेंचर्स कहते हैं। ये कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इशू करती है, तो ये कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स
ठीक है, ये कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है। और ये कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है। सब हेड इसका क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। ये जो है हर साल हमें टैक्स भरना होता है, उसके लिए कंपनी हर साल क्या करती जाती है, प्रॉफिट में से कुछ अलग से प्रोविजन बनाती रहती है। इसको हम प्रोविजन फॉर टैक्स कहते हैं। ये कंपनी की करंट लायबिलिटी का पार्ट है, यानी कि इसका हेडिंग क्या है बेटा, करंट लायबिलिटी। और इसका सब हेड क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, क्योंकि एक साल के लिए बनाए जाते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, नया क्वेश्चन शुरू हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी यही पूछा गया, हेड और सब हेड। तो आप करो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए यही कॉलम बना लीजिए, सीरियल नंबर, आइटम्स, हेड्स, सब हेड्स। क्वेश्चन नंबर 18। अब पहला पॉइंट आता है बेटा माइनिंग राइट्स। माइनिंग राइट्स क्या होते हैं, जो माइनिंग राइट्स मतलब जैसे खान होती है, जैसे मान लो कोयले की खानी है ना, तो उसके राइट्स ले लिए जाते हैं ताकि हम उसमें से कोयला निकाल सके। तो ये कंपनी की नॉन करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। जैसे पेटेंट राइट लेते हैं वैसे माइनिंग राइट्स लेते हैं। तो ये कंपनी की कौन सी है, नॉन करंट एसेट है, माइनिंग राइट्स। और ये लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, इसीलिए इसको नॉन करंट एसेट कहते हैं। और ये कंपनी की कौन सी एसेट है, फिक्स एसेट, टेंजिबल, लिख लीजिए, फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल, सॉरी इंटेंजिबल। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2, डेटर्स। डेटर वो पर्सन होते हैं जिनको कंपनी उधार में सामान बेचती है। तो डेटर कंपनी की एसेट है, कौन सी एसेट है, करंट एसेट है, करंट एसेट है। और इसका सब हेड क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स। मैंने आपको बताया था ट्रेड रिसीवेबल में 2 पॉइंट आते हैं, कौन से, एक तो आता ट्रेड पेबल रिसीवेबल में आता है एक तो डेटर्स, और एक आते हैं बिल रिसीवेबल। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस क्या होता है कि कभी कभी कंपनी जो पैसा अभी मंगवाया ही नहीं कॉल्स पर, लेकिन कोई शेयर होल्डर एडवांस दे देता है, तो कंपनी को उनको क्या देना पड़ता है, कॉल इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। तो ये कंपनी की करंट लायबिलिटी है, उनको देना पड़ेगा, कंपनी की करंट लायबिलिटी है। लिख लीजिए करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में लिख लीजिए अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट बेटा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, सामान अभी बन रहा है, ना तो वो अभी रॉ मटेरियल है ना ही वो फिनिश्ड है। इसको हम वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं या सेमी फिनिश भी कहते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, ये करंट एसेट का पार्ट है, मतलब हेडिंग इसका है करंट एसेट, और सब हेडिंग इसका क्या है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट है बेटा हमारा मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन होता है ऐसा लोन जो कंपनी ने मॉर्गेज करके लिया। मॉर्गेज का मतलब है किसी चीज को गिरवी रखा है, फॉर एग्जांपल कोई लैंड जो है गिरवी रखी है, उसके जो है लोन लिया कंपनी ने। तो ये कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी है, मोर देन 1 ईयर कंपनी लेती है, नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। और इसके सब हेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनी। कंपनी क्या करती है, इशू करती है बॉन्ड्स, शेयर्स भी इशू करती है।
जैसे कंपनी बॉन्ड्स भी इशू करती है या कंपनी डिवेंचर इशू करती है। तो बॉन्ड जो कंपनी इशू कर रही है वो कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है। लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लंबे समय के लिए कंपनी ने क्या किया है, लोन बोरो किया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। ये क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्लीट हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का आ गया, अंडर व्हाट हेडिंग विल यू शो द फॉलोइंग आइटम इन द कंपनीज बैलेंस शीट। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए पहले बनाना सीरियल नंबर, फिर आइटम्स, फिर हेड्स, फिर सब हेड्स। ठीक है बेटा। अब पहला पॉइंट दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। जो कंपनी का क्रेडिट बैलेंस होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो कौन सा होता है, वो प्रॉफिट का बैलेंस होता है। तो ये आता है शेयर होल्डर फंड में, और इसका सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस है। लिखिए, नंबर 1 क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड है। लिख लीजिए, शेयर होल्डर्स फंड। सब हेड क्या है इसका बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। एक्चुअल में ये सरप्लस ही तो है, ये प्रॉफिट ही तो है, क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद है बेटा सेकंड पॉइंट, डिस्काउंट ऑन इशू, या तो डिस्काउंट आ जाए इशू पर डिवेंचर्स के ऊपर, डिस्काउंट ऑन इशू, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या होता है, या तो कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर रही हो तो भी कंपनी को लॉस है, या फिर कंपनी रिडम्पशन पर प्रीमियम दे रही हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो इशू करते वक्त कंपनी को पता है, डिवेंचर इशू करते वक्त कि जब हम पेमेंट करेंगे तो ये क्या होगा, ये कंपनी के लिए लॉस होगा। प्रीमियम पर रिडीम कर रही है कंपनी, तो ये कंपनी का लॉस है, और ये लॉस जो हम कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं लिखते, ये हम उसी साल रिटर्न ऑफ कर देते। लिखो, नॉट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ, इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं लिखते, बट टू बी रिटर्न ऑफ, नॉट शोन इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज दीज एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ, एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ, खत्म कर देते हैं इन द सेम ईयर, रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर। उसी साल हम क्या कर देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं जिस साल ये एक्सपेंसेस होते हैं। आपको याद होगा जब मैंने इशू ऑफ डिवेंचर करवाया था तो उसके अंदर मैंने सेम ईयर, जिस साल ये डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर होता था या फिर डिस्काउंट के अलावा लॉस ऑन इशू डिवेंचर हो जाता था, तो हम सेम ईयर में ही इसको क्या कर देते, रिटर्न ऑफ कर देते थे। तो या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा उसमें से, अगर जनरल रिजर्व पड़ा उसमें से, नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से हम इसको क्या कर देते थे, रिटर्न ऑफ कर देते थे। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 3। ध्यान से सुनिएगा क्या दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3, दैट इज प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज अर्न्ड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट। देखिए, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज अर्न्ड लीव, बताते हैं इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉइज अर्न्ड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, कि हर साल कंपनी कुछ पैसा अलग से प्रोविजन में डालती चली जाती है। वो पैसा जो अर्न लीव है, जो कई लीव ऐसी होती है जो अर्न होती है कि अगर वो नहीं लेता हमारा एम्प्लॉय तो उसके पैसे जुड़ते चले जाते हैं। इसकी पेमेंट कंपनी कब करेगी, जब वो रिटायर हो जाएगा। तो ये कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है, क्योंकि ये पेमेंट कब होगी, जब वो रिटायर हो जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी है, और ये किसमें आता है, कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, क्योंकि ये बनाया गया है, ये प्रोविजन ही तो बनाया है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। फिर समझो मैं क्या कह रही हूँ, ऐसा प्रोविजन क्रिएट कर रही है कंपनी, आउट ऑफ प्रॉफिट पैसे साइड पर रखती चली जा रही है। किस लिए रख रही है,
क्योंकि उनका जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो हम उनको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है, किसकी, अर्न लीव की। जो उन्होंने लीव्स नहीं ली, कुछ लीव्स हमारी अर्न होती है, अगर नहीं लेते तो ऐड होती चली जाती है और उसके बदले में पैसे मिलते हैं। तो कंपनी ने प्रोविजन बनाया है अपने एम्प्लॉइज के लिए। तो ये कंपनी की कौन सी लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है, और ये किस में आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4, पेंशन फॉर प्रोविडेंट फंड स्कीम। जो क्या किया, प्रोविजन बनाया है प्रोविडेंट फंड के लिए। पीएफ क्या होता है कि कंपनी पैसा जोड़ती चली जा रही है अपना पीएफ में, किसके पीएफ में, एम्प्लॉइज के पीएफ में। तो लिखिए नंबर 4, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड स्कीम। जैसे जब एम्प्लॉय हर महीने सैलरी उसको मिलती है तो उसका कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में चला जाता है, उसमें से कुछ एम्प्लॉयर को भी क्या करना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो ये अभी तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये जब रिटायर होगा तो उसको पीएफ मिलेगा। तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है। और ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। कंपनी बना तो रही है लेकिन इसकी पेमेंट जो है कब होगी, जब वो हमारा रिटायर होगा एम्प्लॉय, कंपनी का रिटायर होगा एम्प्लॉय, तो उसको इसके लिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन कंपनी बना रही है। तो समझ आ गया। अब बात करते हैं नंबर 5 की। लिखिए नंबर 5, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट। एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कंपनी क्या कर रही है, प्रोविजन बना रही है। और स्पेशली यहाँ पर मेंशन है कि ये शॉर्ट टर्म है, तो आप इसके लिए लिखिए नंबर 5, कंपनी ने क्या किया, प्रोविजन बनाया फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट। लिखिए प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट। कंपनी ने प्रोविजन बनाया एम्प्लॉयज के फायदे के लिए, एम्प्लॉयज बेनिफिट। ये कंपनी की कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है बेटा, ये कंपनी की करंट लायबिलिटीज में आएगा। और इसका सब हेडिंग क्या होगा, इसका सब हेडिंग होगा बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि थोड़े समय के लिए बनाया गया है तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसके लिए बनाया जाता है, ये बनाया जाता है अपने डेटर्स के ऊपर। तो ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। लिखिए नंबर 6, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसलिए बनाया जाता है कि हमारे डेटर जो है वो डाउटफुल है, उनमें से कुछ पैसा नहीं भी मिल सकता, तो उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स ये करंट लायबिलिटीज में आएगा, करंट लायबिलिटीज। सब हेड क्या है इसका, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं जो अभी एग्जीक्यूट नहीं किए, कंप्लीट नहीं किए, तो लिख लीजिए लास्ट पॉइंट है ये, कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने ले रखे हैं जो अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं किए, तो लिखिए नंबर 7, कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। कंपनी ने अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले तो रखे पर इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, पूरा नहीं किया, तो इट मीन्स ये कंपनी की कौन सी है, ये कंपनी की कमिटमेंट्स हैं। लिखिए इसके आगे कमिटमेंट्स, कंपनी ने कमिटमेंट कर रखी है, कमिटमेंट्स टू बी शोन, कमिटमेंट्स टू बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट, टू बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, ये नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पहले समझना,
कहता है हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बेटा क्या बना लीजिए, सेम फॉर्मेट बना लीजिए, सीरियल नंबर, आइटम्स, हेड्स, सब हेड्स। क्वेश्चन नंबर 20 सबसे पहले दिया स्टोर्स एंड स्पेयर्स। जैसे कंपनी के पास कई बार क्या पड़े होते हैं, स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं, कोई पैकिंग का मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई ऑयल पड़ा है, लुब्रिकेंट पड़ा हुआ है। तो ये कंपनी की कौन सी एसेट है, करंट एसेट है और ये इन्वेंट्रीज के अंदर आता है। तो लिख लीजिए नंबर 1 स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंपनी की करंट एसेट है और ये किसके अंदर आता है, इन्वेंट्रीज में आता है, इन्वेंट्रीज। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कहा गया है, डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन। कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं जो ड्यू फॉर रिडम्पशन का मतलब उसका टाइम पीरियड आ गया कि हमने उसकी पेमेंट करनी है। तो ये कंपनी की करंट लायबिलिटी है। लिखिए नंबर 2 डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन कि उनका टाइम पीरियड आ गया, हमने उसको ड्यू कर दिया। ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग है, हमने उनकी पेमेंट करनी है। तो ये कंपनी की कौन सी लायबिलिटी है, ये कंपनी की करंट लायबिलिटीज है। लिखिए हेडिंग इसका है कंपनी की करंट लायबिलिटीज और ये शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लायबिलिटीज है और ये कंपनी की अदर करंट लायबिलिटी में आएगा क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग का मतलब देना है अभी, तो कंपनी की अदर करंट लायबिलिटीज है। जैसे मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाए, इनकम रिसीविंग एडवांस आ जाए, कॉलिंग एडवांस आ जाए। अब मैं आपको ये बता रही हूँ डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन है या इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर है, वो सारी हमारी करंट लायबिलिटीज है, अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं थर्ड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक जैसे बफलोज है या गोट है या फिर हॉर्सेस है, हॉर्सेस एंड कार्ट है, तो ये सारे लाइव स्टॉक होते हैं। काउज है, ये सारे लाइव स्टॉक है। तो ये कंपनी की नॉन करंट एसेट है क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यूज करेंगे, नॉन करंट एसेट। इसका सब हेड क्या है, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट। ठीक है बेटा, उसके बाद नंबर 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिस तरह मैंने आपको पेटेंट राइट्स कराए थे, माइनिंग राइट्स कराए थे, ये कंपनी की नॉन करंट एसेट है। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी के राइट्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये कंपनी की कौन सी एसेट है, ये कंपनी की नॉन करंट एसेट है और नॉन करंट में कौन सी है, ये फिक्स एसेट। नॉन करंट एसेट कंपनी की नॉन करंट एसेट है ये, और ये फिक्स एसेट है, इनटेंजिबल एसेट। फिक्स एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट आता है बेटा एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कभी कभी हमारे कस्टमर हमें पैसे एडवांस दे देते हैं। मान लो भी कंपनी ने सामान नहीं बनाया पर हमारा जो कस्टमर है कंपनी का, उन्होंने कंपनी को एडवांस दे दिया। तो लिखिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर कंपनी की क्या है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स करंट लायबिलिटी है क्योंकि कंपनी ने अभी उनको काम करके देना है, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और अदर करंट लायबिलिटीज है, अदर करंट लायबिलिटीज क्योंकि अभी कंपनी ने उनका काम करके नहीं दिया कस्टमर का, कस्टमर ने पहले ही एडवांस दे दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एडवांस टू सप्लायर। जिस तरह कंपनी एडवांस देती है अपने कस्टमर, ले रही है कंपनी अपने कस्टमर से एडवांस लिया है, तो वो कंपनी की करंट लायबिलिटी है और अदर करंट लायबिलिटी में आता है।
तो ऐसा भी हो सकता है कंपनी अपने सप्लायर्स को क्या देती है, एडवांस दे रही है, तो लिख लीजिए नंबर 6, एडवांसेस टू सप्लायर्स। सप्लायर को एडवांस दे रही है तो ये कंपनी की कौन सी लायबिलिटी है, सॉरी एडवांस दिया है तो ये कंपनी की एसेट है, करंट एसेट है। लिख लीजिए करंट एसेट, क्योंकि वो बंदा जिसको एडवांस दिया है वो कंपनी के लिए काम करके दिखाएगा, तो ये कंपनी की करंट एसेट है। ठीक है, और कंपनी के करंट एसेट में क्या है, अदर करंट एसेट्स। लिख लीजिए अदर करंट एसेट्स। ठीक है, उसके बाद कमीशन रिसीविंग एडवांस, कंपनी को कमीशन रिसीव हो गई है एडवांस में, तो जो रिसीव हुई है इनकम, जो भी रिसीव हुई है, जैसे कमीशन रिसीव हुई है, वो कंपनी की करंट लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि कंपनी ने अभी उनके लिए काम करना है जिन्होंने कंपनी को क्या दी है, कमीशन दी है, तो ये कंपनी की करंट लायबिलिटी। लिख लीजिए करंट लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। फिर दोबारा बता रही हूँ बेटा कि जो कमीशन रिसीव हुई है कंपनी को एडवांस, चाहे इंटरेस्ट रिसीव होता है एडवांस में, तो जो एडवांस रिसीव हुआ वो कंपनी की करंट लायबिलिटी का पार्ट है, और ये किस में आता है, अदर करंट लायबिलिटीज में। ठीक है बेटा, बेटा आपने आज इस वीडियो में कितने क्वेश्चंस कर लिए बेटा, मैंने आज क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दी, जिसके अंदर मैंने क्या कराया, हेड्स और सब हेड कौन से हैं कंपनी के, तो वो आपको याद हो गया होगा। कई पॉइंट्स ऐसे भी आए हैं जो बार बार आए हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।